क्या कर रहे थे? फ्रक्टोज किया था, है ना? कर लिया आप लोगों ने? आई थिंक सभी ने बना लिया होगा। यही बनाया? जिसने नहीं बनाया वो लिख ले। देन इसको देखते हैं, इसका हॉवर्थ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लें। हॉवर्थ स्ट्रक्चर के लिए आपको वहां पर हमने पायरेन रिंग लिया था, यहाँ पर फ्यूरेन रिंग लेना होगा हमें। इसको देखकर बना लो। ये रिंग इनसाइड द रिंग है, तो ये हो जाएगा अल्फा डी। तो जो लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप है वो अबाउ द प्लेन, राइट हैंड साइड ग्रुप बिलो द प्लेन। इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा? ये एनोमेरिक कार्बन है, सेकंड। और जब हमने ग्लूकोज का बनाया था अल्फा डी, उसमें एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है? 1, कार्बन 1।
बना लिया? नेक्स्ट लिखेंगे हॉवर्थ स्ट्रक्चर। बना लिया? इसी को देख के बनाना है। हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो बीटा डी बना दी। तो बीटा डी में यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे, बाकी सब एज इट इज। That is the beta D fructofuranose और दोनों एनोमर्स हैं। बना लिया? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो पायरेन रिंग लेनी है आपको, ठीक है। और फ्रक्टोज का जब बनाएंगे तो 5 मेंबर फ्यूरेनोस में आपको उसको ड्रॉ करना है, ये ध्यान रखना है। ये दिक्कत क्या होगी कि जब कोई रिटर्न आंसर देखो, जैसे आप आपके सीबीएसई में वहां देंगे जैसे सुक्रोज या माल्टोज लैक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो दो मोनोसेक्राइड की कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में हम हो सकता है बाय मिस्टेक कर दें, एक मोनोसेक्राइड इसका डाल दें, ऐसा हो जाता है। अभी आप जब बनाओगे ना आगे तो आपको वो चीजें ध्यान रखनी। जैसे सुक्रोज क्या होता है, दो मोनोसेक्राइड अल्फा डी, मतलब उसके अंदर ग्लूकोज भी होता है फ्रक्टोज भी होता है ना। तो हम जब ड्रॉ करते हैं ना तो वहां पर दोनों कॉम्बिनेशन चेंज कर लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि फ्यूरेनोस कब लेना है और पायरेनोस कब लेना है। तो ये पूरा हावर्थ स्ट्रक्चर हो गया आपका फ्रक्टोज का। नोट कर लिया सभी ने? हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट म्यूटा रोटेशन। बढ़े आगे?
म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन लिखो हेडिंग। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है मोनोसेक्राइड, है ना, लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं हम। अब दो चीज है कि या तो मैं डायरेक्ट आपको डिक्टेट करा दूं, है ना, तो हो सकता है कुछ के समझ में आए या कुछ के नहीं आए। तो म्यूटा रोटेशन एक्चुअल में इसके साथ दिक्कत ये है कि लास्ट तक भी हमें समझ में नहीं आता क्या होता है, एक्चुअल में क्या बात कर रहा है। तो पहले तो हम कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है, डिक्टेट तो हमें करना ही है ना, ये भी एक्चुअल में बात क्या की जा रही है म्यूटा रोटेशन। तो ये तो सभी जानते हैं रोटेशन। और पीपीएल में क्या करते हैं हम काम, रोटेशन की बात की जाती, फुल फॉर्म क्या होती, प्लेन पोलराइज लाइट। अच्छा, कौन कंपाउंड शो करते हैं जो ऑप्टिकली, कौन से कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो थोड़ी सी इसकी हम डिटेल देख लेते हैं, फिर इसको डिक्टेट करेंगे। तो म्यूटा रोटेशन देखो क्या होता है, हमने ग्लूकोज के दो पार्ट पढ़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, ठीक है। और जब आपने ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर बनाया था, तो जहां भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज के, देखो मैंने एक साइन लगाया है यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर में, देखो ऐसा साइन लगा है। और एक स्ट्रक्चर जब हमने इधर ड्रॉ किया तो उसको लिखा हमने अल्फा डी ग्लूकोज, और इधर हमने लिखा बीटा डी ग्लूकोज। ये लिखा है ना भाई, ऐसा साइन लगा है। इट मींस इसका मीनिंग क्या है कि ये जो डी ग्लूकोज है इसकी दो फॉर्म है, अल्फा डी और बीटा डी, और ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। क्या है, आपस में एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब अगर अल्फा डी है तो बीटा डी भी होगा, मतलब अल्फा डी बना है तो कुछ क्वांटिटी में बीटा भी बनेगा, बीटा है तो अल्फा भी बनेगा, बिकॉज दोनों आपस में एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कौन से कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, उसी का पार्ट है, और दोनों आपस में एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल है। अब इस पर आते हैं, म्यूटा रोटेशन क्या होता है। तो हम एक काम करते हैं कि हम क्या करें, एक कंटेनर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर में हमने क्या रखा, ओनली अल्फा डी ग्लूकोज। क्या रखा है इसमें, ओनली अल्फा डी, मेंशन कर दिया, फिक्स कर दिया कि भाई अल्फा डी होगा। अब इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी का सॉल्यूशन है, और इसमें से मुझे पीपीएल को पास करना है। क्या पास करना है हमें, पीपीएल को। अच्छा, पीपीएल सभी जानते हैं क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। या अगर इसको और डिटेल में देखें तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है, यूनी डायरेक्शनल, है ना। नॉर्मल लाइट तो हर जगह स्कैटर्ड हो जाती है, और नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो पीपीएल यूनी डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। तो यूनी डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड पीपीएल, को अल्फा डी ग्लूकोज सॉल्यूशन से पास आउट करना है। तो अगर हम अल्फा डी से पास आउट करेंगे और हम जानते हैं कि दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो ये पीपीएल को एक स्पेसिफिक एंगल से रोटेट कर देगा। इट मींस क्या होगा, जब इससे पीपीएल पास आउट करेंगे हम, तो एक एंगल हमें मिलेगा जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सपोज हमने मान लिया कितना हो गया, 112 डिग्री से ये इसको रोटेट कर रहा है, पीपीएल को। कौन रोटेट कर रहा है, डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। पीपीएल को प्लस क्यों लगाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इतने एंगल से इसको रोटेट कर रहा है। अच्छा, ये हमें कैसे पता लगा, एक्सपेरिमेंटली पता लगा है। ये ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिसमें से जब हम पीपीएल को पास करते हैं, ये सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो जब इसको पास करेंगे तो इतने एंगल से इसको रोटेट कर रहा है। किसको, किसमें से पास किया हमने, अल्फा डी। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा कंटेनर ले लेते हैं। अब दूसरा कंटेनर और लिया, अब इसमें क्या किया, ओनली बीटा डी ग्लूकोज रखा, और इसको, इसमें से भी क्या करा हमने, पीपीएल पास आउट करना है। और हम जानते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज भी क्या, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और जब इसमें से पीपीएल पास आउट करेंगे तो बीटा डी ग्लूकोज का सॉल्यूशन
ये इसको पीपीएल को रोटेट कर देगा। इसने तो 112 से किया था, इसने 18 डिग्री से इसको रोटेट किया। प्लस का साइन वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ओनली अल्फा डी लिया तो पीपीएल को रोटेट किया 112 से, जब बीटा लिया ओनली तो कितने से रोटेट किया, 18 डिग्री से। ये हाइपोथेटिकल डेटा लिखा रहा हूं, एक्चुअल डेटा मैं भी लिखा दूंगा आपको, है ना। अब क्या करते हैं, एक तीसरा कंटेनर और ले लेते हैं भाई। यहां से म्यूटा रोटेशन स्टार्ट होगा अब आपका। ये तो एक समझाने वाली थी। अब एक्चुअल में म्यूटा रोटेशन होता क्या है। अब हमने क्या किया, हमने लिया अल्फा डी ग्लूकोज, और हम जानते हैं कि ये जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, जब प्योर अल्फा डी होता तो ये पीपीएल जब इसमें से पास आउट करेंगे हम, तो ये प्योर अल्फा डी कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, कितने से कर रहा है, 112 से, जब ओनली अल्फा डी हो। लेकिन हम जानते हैं कि अल्फा डी बीटा डी आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इट मींस अगर अल्फा डी है तो कुछ क्वांटिटी में क्या होगा, वहां पर बीटा डी भी होगा, या बीटा डी है तो अल्फा डी भी होगा। तो अगर 100% अल्फा डी है तो कितने से रोटेट कर रहा था, 112 से। और अगर बीटा डी होता तो कितने से रोटेट करता है, 18 से। ये भी हमने लिखा है। लेकिन अल्फा डी और बीटा डी आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, और जब ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है तो अल्फा की कुछ क्वांटिटी बीटा में जाएगी, बीटा की कुछ क्वांटिटी किसमें आ जाएगी, अल्फा में। तो क्या ये अब 112 से रोटेट कर पाएगा क्या पीपीएल को, क्योंकि बिकॉज दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, तो 112 से रोटेट नहीं होगा, 112 से एंगल ऑलवेज कम होगा। मेरी बात आ रही है समझ में। या मैं अगर सिंपल लाइन में बोलूं तो वेरिएबल एंगल से रोटेशन करना ही म्यूटा रोटेशन है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। तो सपोज अगर मान लें 100% होता तो 112 से घुमाता, लेकिन 100% तो नहीं है। सपोज मान लीजिए ये 90% है और ये 10% है, तो 90% अल्फा डी तो घुमा रहा है कितने से, सॉरी 100% होता तो 112 से घुमाता, तो 90% तो घूम रहा है 112 से, प्लस 10% घूम रहा है 18 से, डिवाइडेड बाय 100, तो आपका एक्चुअल एंगल आ जाएगा। और वो एक्चुअल एंगल ऑलमोस्ट कितना होता है, 57 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एक्चुअल में म्यूटा रोटेशन क्या हुआ कि जब तक अल्फा बीटा में कन्वर्ट होता रहेगा, अल्फा की क्वांटिटी किसमें जा रही है, बीटा में, रोटेशन एंगल कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। और ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक अल्फा और बीटा एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। जैसे ही दोनों ने इक्विलिब्रियम मेंटेन किया, म्यूटा रोटेशन स्टॉप हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। जब तक अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, वेरिएबल एंगल या रोटेशन एंगल कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, और ये रोटेशन एंगल चेंज होते रहना ही, दैट इज द फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। और ये स्टॉप कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाए, और जिस एंगल पर ये इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं वो फाइनल एंगल हो जाएगा आपका प्लस 57 डिग्री। मेरी बात आ गई समझ में, दैट इज द म्यूटा रोटेशन। अब मैं चाहता तो आपको एक स्टेटमेंट में भी लिखा सकता है, लेकिन म्यूटा रोटेशन होता क्या है वो बता दिया। चाहो तो आप इसको रफली पहले ड्रॉ कर लो, फिर मैं पूरा आपको एंगल लिखा देता हूं, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो आप इसको देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा सही से बना देता हूं, इस वाले पार्ट को लिखो, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं।
बना लिया? एक ऐसे जनरल क्वेश्चन मुझे बताओ, अल्फा डी का भी स्ट्रक्चर बनाया, बीटा डी का भी स्ट्रक्चर बनाया आप लोगों ने, स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? अल्फा डी मोर स्टेबल या बीटा डी मोर स्टेबल? अब वो तो स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हो आप, देखो सभी कॉपी में। अल्फा डी और बीटा डी में मोर स्टेबल कौन सा होगा? कौन सा होगा? जो डी ग्लूकोज है और दो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी। तो जो बीटा डी होता है ना, ये ऑलमोस्ट 74% होता है, और जो अल्फा होता है ना, ये ऑलमोस्ट 26% होता है। ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो एक कैरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो। तो जब आप अल्फा डी का बनाओगे HOH HOH, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, दो OH एक साइड आ रहे, और बीटा डी में हमने शिफ्टिंग कर रखा है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि वहां पर क्या होगा, OH OH का रिपल्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए लिखिए म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इसको नोट कर लो पहले डेफिनेशन इसका। लिखिए म्यूटा रोटेशन का डेफिनेशन लिखो। चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, change in specific rotation, change in specific rotation of an optically active compound, change in specific rotation of an optically active compound, ब्रैकेट में मेंशन करो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ब्रैकेट क्लोज। change in specific rotation of an optically active compound, ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा डी इन बीटा डी ग्लूकोज, ब्रैकेट क्लोज, in a solution, in a solution with respect to time, with respect to time, to reach an equilibrium to each other, with respect to time, to reach an equilibrium to each other, with respect to time, to reach an equilibrium with each other, known as muta rotation. ठीक है, तो ये एक ड्रॉ कर लो इसका ग्राफ। अब आपको एक्चुअल लिख रहे हैं, वो तो हाइपोथेटिकल था। एक्चुअल जो रोटेशन एंगल है वो ये होता है, जैसे अल्फा डी होता है, उसका रोटेशन एंगल होता है प्लस 112.2 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लें तो आपको ध्यान रखना है। बीटा डी ग्लूकोज का होता है प्लस 18.7 डिग्री, और इक्विलिब्रियम जब ये आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेते हैं, जब म्यूटा रोटेशन स्टेप हो जाता है, तो वो एंगल होता है 52.6 डिग्री। स्पेसिफिक रोटेशन एंगल अल्फा डी ग्लूकोज 112.2 डिग्री,
बीटा डी ग्लूकोज का होता है प्लस 18.7 डिग्री और एट इक्विलिब्रियम प्लस 52.6 डिग्री। ये आपको याद रखना है। देखिए तो ये हमारा मोनोसेक्राइड कंप्लीट हो गया। हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स कितने डाइसेक्राइड नोट किए थे? एक टेबल बनाया था हमने क्लासिफिकेशन में, कितने होते हैं डाइसेक्राइड? एग्जांपल लिखे थे ना आपने, कितने डाइसेक्राइड्स हैं टोटल? हाँ, ओलिगोसेक्राइड में लिखा है ना हमने। मैंने आपको लिखाया भी था, बता भी दिया था कि ये डाइसेक्राइड है। कौन कौन से? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। डाइसेक्राइड क्यों बोला? कि बिकॉज जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं हमें। अब सेम मिल रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट है, वो सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। तो डाइसेक्राइड में आप लोगों ने लिखा था सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, है ना, तीन टाइप के। अच्छा, इन डाइसेक्राइड में रिड्यूसिंग शुगर भी हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन से होंगे? माल्टोज और लैक्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग कौन सा होगा? सुक्रोज। तो हेडिंग लिखोगे डाइसेक्राइड। और इसमें फर्स्ट लिख लो, पहले हम सबसे पहले कर लेते हैं माल्टोज को। फर्स्ट लिखिए माल्टोज। तो माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस अगर करते हैं तो दो ग्लूकोज की यूनिट मिलती है। ये हम लिख चुके हैं पहले, है ना। माल्टोज डाइसेक्राइड कैसे? वो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं। तो आप लिख लीजिए माल्टोज के आगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट, it is composed of two monosaccharides unit, that is, it is composed of two monosaccharide unit, that is alpha D glucose. Alpha D glucose with the help of, अंडरलाइन करना इस स्टेट जो लाइन लिखोगे आप, with the help of C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज, with the help of C1C4 glycosidic linkage, with the help of C1C4 glycosidic linkage। बायोमोलिक्यूल का टॉपिक चल रहा है। बायोमोलिक्यूल में पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हो कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद आता है आपका प्रोटीन, एमिनो एसिड, फिर आता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, फिर लास्ट का होता है विटामिन। लेकिन ये जो तीन टॉपिक्स हैं, इसके हर टॉपिक के अंदर एक लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो कंफ्यूजन क्या होता है? इसका लिंकेज उसमें मर्ज कर देते हैं, है ना। तो हमें ध्यान रखना है। तो पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट
के अंदर आप लोगों ने अलग अलग पढ़े, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, फिर आता है पॉलीसेक्राइड। तो दो मोनोसेक्राइड आपस में किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे तो वो कौन सा लिंकेज होगा? ग्लाइकोसाइडिक। अब कार्बन की पोजीशन साथ में मेंशन कर दी कि भाई जब हम माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दो ग्लूकोज बनते हैं, ग्लूकोज में भी कौन से बनते हैं? अल्फा डी, ये आपको ध्यान रखना है। और दो ग्लूकोज आपस में किन कार्बन की पोजीशन से जुड़ेंगे? C1 C4, लिंकेज कौन सा होगा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये लिखा है। तो अब माल्टोज का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो माल्टोज किससे मिलकर बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी का स्ट्रक्चर सभी जानते हैं, है ना? तो अल्फा डी बनाओगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, कौन सी रिंग लेंगे? पायरिन रिंग में, ठीक है। और दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट को जोड़ना है आपको, ये अल्फा डी। ऐसे इधर बना दो। तो दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है। सॉरी, अच्छा, दो अल्फा डी ग्लूकोज को कैसे जोड़ोगे? एक अल्फा डी का कौन सा कार्बन फर्स्ट, दूसरे के किससे जुड़ेगा? फोर्थ से। अभी लिंकेज ड्रॉ करनी है आपको। तो दो अल्फा डी ग्लूकोज, अब यहाँ पे क्या होगा? एक कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। कंडेंसेशन का मीनिंग सिर्फ इतना सा है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो देखो इसका OH और इधर भी फोर्थ पर HOH लगे हुए, तो यहां से देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरा ऐसे वापस एरो करके निकाल के नहीं बनाना है, मैं यही बता रहा हूं आपको। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है हमें, तो ये लिंकेज किस तरह से ड्रॉ होगा वो देखो। यहां पर HOH था, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और ये इस तरह से जुड़ जाएगा। तो ये जो लिंकेज आया आपका, ये कौन सा है? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये पूरा नाम लिखे इसका तो यूं भी हो सकता है, C1C4 अल्फा अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा अल्फा क्यों बोला? इसका भी अल्फा और ये भी अल्फा है, ठीक है। नोट कर लो इसको, ड्रॉ कर लो इसको आप। इसका फर्स्ट कार्बन इसके फोर्थ से। अच्छा, हम स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हैं और हम जानते भी हैं कि जो माल्टोज है वो क्या होता है भाई? रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा, स्ट्रक्चर देखकर बताना है तो हमें क्या देखना होगा कि इसके अंदर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होना चाहिए? हेमी एसिटल। तो आप चेक करो हेमी एसिटल लिंकेज आ रहा है क्या? कार्बन की 4 वैलेंसी, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन, एक OH और एक, कहां देखोगे? ये देखो ना, यहां दिख रहा है। वो तो आफ्टर हो गया, हमने उसको रिएक्ट किया। तो एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक OH दिख रहा है, एक पूरा एल्काइल ग्रुप और एक ईथर। दैट इज अ हेमी एसिटल लिंकेज, दैट इज द रिड्यूसिंग शुगर।
बना लिया सभी ने? अगला डाइसेक्रेट हेडिंग लगाओ, लैक्टोस। दूसरा डाइसेक्राइड मेंशन करो, लैक्टोस। लैक्टोज ब्रैकेट में लिख लेना, मिल्क शुगर। इसमें लिख लो पहले, डाइसेक्राइड है ये, तो दो मोनोसेक्राइड कौन से लिखे? लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, lactose is composed of beta D galactose, beta D galactose and beta D glucose with the help of C1C4 glycosidic linkase. लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसेक्राइड, कौन कौन से? बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो क्या चक्कर पड़ेगा कि गैलेक्टोज का, अगर आपको अभी तो चलो हो सकता है याद हो, लेकिन गैलेक्टोज की कौन सी बात की जा रही है? ध्यान देने वाली बात क्या है, दोनों ही क्या है? बीटा। जल्दबाजी में करोगे तो एक अल्फा मेंशन कर दोगे बीच में स्ट्रक्चर बनाते हुए, अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं किया तो आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो लिंकेज तो सेम है, कौन सा है? एक का C1 कार्बन, दूसरे का C4 लेना है, लेकिन दोनों ही मोनोसेक्राइड कौन से हैं? बीटा फॉर्म है। कौन सी है? बीटा। अब स्ट्रक्चर तो हमें याद नहीं करना है, हमें सिर्फ किसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए? ग्लूकोज। क्या आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो? ध्यान रखना है कि क्या बस आपको बीटा लेना है। तो आपको ग्लूकोज का अल्फा डी पता है तो बीटा डी बना लोगे, और ग्लूकोज का पता है तो गैलेक्टोज बना लोगे। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या रिलेशन है? बोथ आर C4 एपीमर। तो करो ट्राई, बनाओ, और ये लिंकेज आने चाहिए C1C4। इसमें बनाते हुए कई चीजें ध्यान रखनी है, देखना आप कई कई जगह गड़बड़ करोगे। आप गैलेक्टोज तो बना लोगे, लेकिन कई मिस कर देंगे। बीटा बनाना है तो बीटा में कैसे बनाना है वो ध्यान रखना है। या गैलेक्टोज बना लिया तो ग्लूकोज में कर दोगे।
बना लिया? कितनों ने बना लिया? हाथ खड़ा करो। हो गया? सबसे पहली बात तो पायरिनोज रिंग में बनाना है दोनों ही स्ट्रक्चर, और दोनों ही बीटा फॉर्म है। OH आपको ऊपर रखना है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये किसका स्ट्रक्चर है? किसका है? ग्लूकोज का। कौन सा स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का? कौन सा फॉर्म है? बीटा है। लेकिन हमें तो कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए? कौन सा चाहिए भाई? गैलेक्टोज चाहिए ना। कौन सा? बीटा डी गैलेक्टोज। तो बीटा फॉर्म तो है, गैलेक्टोज को में कन्वर्ट करना है बस आपको। तो यहां चेंजेस कर दूं? अरे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या रिलेशन होता है? C4 एपिमर। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, तो क्या करना होगा यहाँ पर? ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये बात आ गई समझ में? और बीटा है तो OH को हमने फर्स्ट कार्बन पर ऊपर रखा है, तो ये स्ट्रक्चर मिल गया हमें, बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है। दूसरी जो यूनिट है मोनोसेक्राइड की, वो क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, बस यहां पर चेंज करना है, बाकी सब सेम। तो ये हो गया आपका बीटा डी ग्लूकोज। तो लैक्टोज कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसेक्राइड यूनिट बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिख रहा है आपको? तो इसका C1 कार्बन, इसका C4 कार्बन क्या निकालना है? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है हमें। तो एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ पर है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दो। तो लिंकेज को इस तरह से ड्रॉ करना है हमें। That is the C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। बनाओ। और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है? एमी एसिड।
बना लिया। तो इसमें लिंकेज का एक्चुअल नाम क्या होगा? C1C4 बीटा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, C1C4 बीटा बीटा ग्लाइकोसिडिक, क्योंकि दोनों मोनोसेक्राइड बीटा फॉर्म में है। वो अभी बहुत इजी लग रहा होगा, है ना, वहां याद नहीं रहेगा एग्जाम में, वहां याद नहीं रहेगा। वो जब मिला मैच करने का आएगा ना, सब गायब, अल्फा बीटा में जाएगा, बीटा अल्फा में आएगा, HOH सब इधर उधर। तो रिवाइज करना होता है इसको जाने से पहले एक दो बार। तो दो मोनोसेक्राइड हो गई, एंड लास्ट हेडिंग लिखो सुक्रोज, जो कि सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है, क्योंकि सुक्रोज क्या है? रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। थर्ड लिखेंगे सुक्रोज। कर रहे बढ़े आगे। थर्ड डाइसेक्राइड लिखेंगे सुक्रोज। और हम जानते हैं कि अगर सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करें, या एंजाइम का भी नाम वैसे लिख चुके हम पहले, इन्वर्टेज एंजाइम, ये इसको कन्वर्ट कर देगा C6H12O6 एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, एक फ्रक्टोज बनता है। दो मोनोसेक्राइड बनते हैं। बट सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस किए तो ग्लूकोज कौन सा होता है इसमें? वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज होता है बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। with the help of C1C2 glycosidic linkage, अब यहां देखो ध्यान रखना होता है इसमें बहुत ज्यादा, कि हम ये तो जानते हैं कि ये डाइसेक्राइड हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म होता है? बट फ्रक्टोज का अल्फा नहीं होता है, कौन सा होएगा? कौन सा? बीटा। और लिंकेज कौन सी होती है? C1C2। पूरे कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक अकेला एक ऐसा है जिसके अंदर लिंकेज कौन सा मिलेगा? C1C2। सभी के अंदर इंक्लूडिंग पॉलीसेक्राइड लिंकेज ऑलवेज आपको C1C4 मिलेगा। यह अकेला ऐसा है जिसके अंदर C1C2 होगा, और पूरा एक्चुअल नाम क्या होगा? C1C2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि एक मोनोसेक्राइड अल्फा है, दूसरा बीटा होगा। अब कुछ भी आगे ना बताते हुए मैं पहले आपसे ड्रॉ करवाना चाहता हूं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। अल्फा बीटा, एक आपको पता है कि डी ग्लूकोज अल्फा लेना है, ये बीटा लेना है, C1C2 को ज्वाइन करना है। करिए भाई। इसका दूसरा नाम एक और होता है, मैं यहां लिख देता हूं, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, या यूं भी बोल सकते हैं इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर। हिंट देने के लिए लिखा है आपको ये।
हो गया भाई? दूसरी बात ये ध्यान रखनी, जब बनाओगे तो एक पायरिनोज बनेगी, दूसरी फ्यूरिनोज बनेगी, है ना? एक तो एक पायरिनोज में ही बना दो दोनों, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने दूसरा क्या लिया है? फ्रक्टोज लिया है। बनाया किसी ने? अब जब आप इसको बना रहे होंगे ना, तो C1 के साथ C2 नहीं आ रहा होगा, है ना? ऐसा हो रहा है क्या सभी के साथ? C1 के आगे C2 नहीं दिख रहा है आपको, कुछ गड़बड़ हो रही है? हो रही है ना? तो इसका नाम देखो क्या होता है, बोलो भाई, क्या होता है इसका नाम? इनवर्ट शुगर। तो वैसे भी शुगर तो हार्मफुल ही होता है, ज्यादा चीनी नहीं खाना चाहिए ना, तो स्ट्रक्चर बनाते हुए भी दिक्कत करती है बहुत ज्यादा, क्योंकि नाम ही क्या है? इनवर्ट शुगर। नाम पे अभी बाद में आएंगे, वाई कॉल्ड इनवर्ट शुगर, ये अलग थोड़ी सी डिटेल है, लेकिन इसी से रिलेटेड इसके स्ट्रक्चर बनाते हुए भी हमें थोड़ी सी प्रिकॉशन रखनी है। सबसे पहली प्रिकॉशन तो क्या होगी कि पायरेनोज और फ्यूरिनोज दोनों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। जब हम जल्दी से ड्रॉ करेंगे ना, तो पायरेनोज ही बना देंगे उधर, या फ्यूरिनोज ही बना देंगे, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, एक यूनिट अल्फा है, दूसरी बीटा है। अल्फा किसकी है? ग्लूकोज की। बीटा किसकी है? फ्रक्टोज की। लिंकेज किसके बीच में होगी? तीसरी बात C1 और C2। और चौथी बात, जो सुक्रोज है वो क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। तो ये तो सभी ने बना लिया होगा, देखो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया सभी ने। तो अल्फा डी में तो दिक्कत नहीं होगी, तो पायरेनोज रिंग लेंगे। ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरा है आपका बीटा डी फ्रक्टोज। बोलो क्या करें यहां पर? यही होगा ना? यही होगा, ये बनाया सभी ने। तो ये तो अल्फा डी हो गया, ये हो गया आपका बीटा डी फ्रक्टोज, और दोनों को ज्वाइन करना है आपस में। ठीक है, और कौन सा होना चाहिए कि C1 के आगे C2 आना चाहिए, है ना? C1 C2 होना चाहिए। तो देखो अब क्या करेंगे, इनवर्ट शुगर है ये, तो आपको क्या करना होगा कि जो बीटा डी फ्रक्टोज है, मैंने डायरेक्ट नहीं बनाया इसलिए पहले मैं इसको बना रहा हूं। तो बीटा डी फ्रक्टोज को आपको क्या करना है? 180 डिग्री से रोटेट करना है। 180 डिग्री से इसको रोटेट करना है। तो जब आप इसको 180 डिग्री से इन्वर्ट करोगे, रोटेट करोगे, तो जितने भी वर्टिकल बॉन्ड्स हैं वो भी फ्लिप करना है आपको। बेस को मैंने 180 से रोटेट किया, तो ऑल वर्टिकल बॉन्ड्स भी आपको फ्लिप करते जाना है। तो जब आप आफ्टर रोटेशन जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, तो C1 के आगे C2 आ जाएगा आपका। करिए,
अरे इसको 180 पे घुमाना है. All vertical bonds flip. इधर बना देते हैं. ये इसको घुमा दिया तो सारे वर्टिकल बॉन्ड्स है वो भी फ्लिप करने हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यहां तो गड़बड़ नहीं की है बनने कुछ. हाँ हाँ, ये गड़बड़, ये अल्फा का बना दिया. तो यहां पर क्या आएगा भाई, OH और CH2OH. ठीक है, अब ठीक. अब इसको फ्लिप करना है तो CH2OH OH H OH OH H H CH2OH 3 4 5 6 ये बनेगा. देख लो आप बना के पहले. जब 180 डिग्री से इसको रोटेट करोगी वो वर्टिकल बॉन्ड फ्लिप करोगे तो ये आएगा. तो इसका ये C1 के आगे ये C2 आ जाएगा. अरे बात आ रही नहीं आ रही समझ में. ये है स्ट्रक्चर में. वैसे तो मैं डायरेक्ट बनाता तो कंफ्यूजन होता. तो पहले हमने ये बनाया, फिर 180 डिग्री से रोटेट कर दो. अब आपको इसके सामने वो रखना है, ये देखो, ये 1 कार्बन वो 2 कार्बन वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दो तो लिंकेज आ जाएगा C1C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. आपको प्रॉपर बनाना है कॉपी में, है ना, ऐसे नहीं हाँ हो गया. पहले ये बनाओ, फिर उसको उसके सामने अरेंज करो और लिंकेज ड्रॉ करो. बना लिया. तो मैं देखो यहाँ इसको ड्रॉ कर लेता हूँ साथ में. ये अल्फा डी ग्लूकोज. तो ये तो हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज. बीटा डी फ्रक्टोज विद द हेल्प ऑफ C1C2 ग्लाइकोसाइड. तो वाटर निकल जाएगा यहाँ से, देखो. तो ये इस तरह से ऐड कर देंगे इसको.
थोड़ा सा ऊपर होगा, आप बना लेना उसको। C1 C2 बीटा सॉरी अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अरे बात आ गई समझ में भाई, है ना? तो ये स्ट्रक्चर बनाते हुए में ध्यान रखना है, एक पायरिनोज लिंक्ड यानी फ्यूरिनोल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिंकेज पूछा जाता है C1 C2 होगा अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, इट मींस इसके अंदर कौन सा लिंकेज होगा, कौन सा लिंकेज होगा? एसिटल। चेक कर लो भाई, इसके अंदर एसिटल लिंकेज देख लो भाई। अब एसिटल लिंकेज किसके अंदर प्रेजेंट होता है? नॉन रिड्यूसिंग में। तो आपको सुक्रोज में देखना है, ऐसा नहीं कि आप अल्फा डी में देखने लग जाओ, क्योंकि अल्फा डी तो क्या होता है? रिड्यूसिंग होता है। तो आप इसका एसिटल लिंकेज फाइंड आउट करो, कहां पर दिख रहा है आपको? यहां देखो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, ठीक है। एसिटल के लिए क्या देखना है आपको? एक तो हाइड्रोजन है, इनमें दोनों एक OH और OR होता है, तो दोनों OR होना चाहिए, ईथर होना चाहिए। तो देखो एक तो ये दिख रहा है आपको ईथर, एक इधर भी तो है, बाकी एल्काइल ग्रुप आ रहा है, दैट इज द एसिटल लिंकेज। और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दो 2024 डी मेंस का शायद सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। शायद लास्ट ईयर वाले में एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जी मेंस के अंदर, वो स्ट्रक्चर दिए थे और उसमें से फाइंड आउट करना था। तो अभी बात आ गई समझ में। तो सुक्रोज का जब भी आप देखोगे तो वन एंड ओनली एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर C1 C2 लिंकेज। अब जितने भी पढ़ोगे आगे पॉलीसेकेराइड सभी में C1 C4, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सिर्फ सुक्रोज में आपको ध्यान रखना है C1 C2 लिंकेज होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, लिंकेज होता कौन सा है? अल्फा बीटा C1 C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पॉलीसेकेराइड करेंगे, और एक थोड़ा सा मैं स्टोरी छोड़कर जा रहा हूं, आपसे पूछूंगा वाई कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, ये आपको बताना है, बिकॉज आप लोग म्यूटा रोटेशन पढ़ चुके हो, ठीक है, वो यहां पर अप्लाई करना है आपको। तो आप बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर पता लगे, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा सी वाई कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, इसको इन्वर्ट शुगर क्यों बोला जाता है। मेरी बात आगे समझ में? बस ये डिस्कस करेंगे इन्वर्ट शुगर क्यों होता है, देन पॉलीसेकेराइड, देन हमारा कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉलीसेकेराइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने हैं हमें? स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। अगर किसी को मोनोसेकेराइड के स्ट्रक्चर नहीं पता तो वो डाइसेकेराइड भी नहीं कर सकता और पॉलीसेकेराइड भी नहीं कर सकता, क्योंकि डाइसेकेराइड किससे कॉम्बिनेशन है? दो मोनोसेकेराइड से, और दो से ज्यादा जितनी भी आ जाए, 3 4 5, वो सारे किसके हैं? पॉलीसेकेराइड। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्च कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।